नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। जी नमस्कार मित्रों, आप सभी बंधुओं का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक 5:15 बजे हैं और आप सबके सामने हाजिर हैं 27 जनवरी 2022 के बारे में चर्चा करने के लिए। वर्ष 2022 का है, दिन 27 जनवरी का है। सब लोग कल गणतंत्रता दिवस मनाकर आए हैं, गणतंत्रता दिवस का आनंद लेकर आए हैं और आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। गुड मॉर्निंग। चलिए, बसंती, डॉक्टर पिंकेश, योगी, फ्रूटी, दयाराम, राखी, सभी मित्रों का स्वागत कर देता हूं एक साथ, सभी का स्वागत। अब शुरुआत कर देते हैं सवालों की, यानी करंट अफेयर्स के वो कुछ बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उन विषयों पर बातचीत करें और मुझे यह लग रहा है कि आपके आगामी जो भी राजस्थान में आयोजित होने वाला पेपर है, उस पेपर में आज की क्लास से निश्चित तौर पर एक सवाल आएगा, क्योंकि हम आज बातचीत करने वाले हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में, जो कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी द्वारा घोषित किए गए, यानी कि केंद्र सरकार के कैबिनेट की जो सिफारिश है उसके आधार पर जिन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है वो पुरस्कार हमारे पद्म पुरस्कार हैं, जिसमें पद्म विभूषण है, पद्म श्री है और पद्म भूषण है। ये 3 प्रकार के जो नागरिक सम्मान दिए जाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उन सभी पुरस्कारों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो राजस्थान में किन किन को मिला है इस बारे में हमें बातचीत करनी है, और इसके अलावा कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जिनको देश ने सम्मानित किया है, उन सब पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर ही देते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला आपके सामने जो सवाल आ रहा है वो सीधा पद्म पुरस्कारों से संबंधित ही है, और पहले ही सवाल का आपको जवाब देना है कि क्या है इसका जवाब। बोलिए जरा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों, सवाल का जवाब दीजिएगा फटाफट। सवाल यह है, निम्न में से किसको पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा? पद्म विभूषण 2022 से इनमें से किसको सम्मानित किया जाएगा, आपको यह बताना है। जरा बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जी बताओ, निम्न में से किसको पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा? विपिन रावत, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका, सुश्री प्रभा। इनमें से किसे पद्म पुरस्कार जो है, उनमें जो 3 कैटेगरी है पद्म पुरस्कारों की, उस कैटेगरी में इनको सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, इन पद्म विभूषण, इसमें तीनों कैटेगरियों में पद्म पुरस्कारों की हम अगर बात करें, पद्म पुरस्कार 2022, पद्म पुरस्कार 2022 के हैं। इन 2022 के पद्म पुरस्कारों में पहला पुरस्कार है पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण है। उसके बाद पद्म भूषण है, भूषण पुरस्कार है, और उसके बाद में पद्म श्री पुरस्कार है। ये 3 पुरस्कार जो हैं वो घोषित किए गए अभी हाल ही में, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, 4, 17 और 107 लोगों को दिए गए हैं। 4 और इसमें 17 और 107, ये इतने इतने लोगों को क्या किए गए? प्रदान किए गए। 4, 17, 107, 4, 17, 107, इस प्रकार के पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए गए। 4 दिए गए पद्म विभूषण, 17 लोगों को दिया गया पद्म भूषण, और 107 लोगों को दिए गए हैं पद्म श्री पुरस्कार। तो ये 3 कैटेगरियां इन पुरस्कारों की है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये क्या है? नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान है। ये नागरिक सम्मान जो है वो है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसका नाम भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है, जो इस बार किसी को नहीं दिया गया है। तो पद्म विभूषण किस किस को मिला है, ये तो परीक्षा का 5 स्टार सवाल है, 5 स्टार सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आएगा, निश्चित तौर पर सवाल आएगा, निश्चित तौर पर सवाल आएगा। तो सबसे पहले हमारे जनरल विपिन रावत साहब जो है, जनरल विपिन रावत, जिनका पिछले दिनों ही कुन्नूर में, क्या पर, कुन्नूर जो तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी पत्नी सहित जो निधन हो गया, उसकी वजह से देश के लिए
बहुत अच्छा काम करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार जो है वो दिया गया, यानी सिविल क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया है। ऐसा मत समझिएगा कि रक्षा क्षेत्र में दिया गया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इस पर अभी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद है कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। राजस्थान के क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। मूल रूप से रहने वाले कहां के हैं? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल रहे। कल्याण सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित। राधेश्याम खेमका जो है वो आपने गीता प्रेस गोरखपुर और अनेक प्रकार के साहित्य कृतियों के बारे में अगर सुना है तो ये नाम आपके सामने चर्चा में आया होगा। राधेश्याम खेमका इनका नाम है, तो राधेश्याम खेमका भी इन्हीं में से है। इसके अलावा सुश्री प्रभा जो है, इनको भी यह पुरस्कार जो है वो क्या किया गया है? दिया गया। तो सुश्री प्रभा जो है, इनके बारे में भी आपको यह बात क्या कर लेनी है? ध्यान रख लेनी है। सुश्री प्रभा के संदर्भ में भी अपने ये बात इंपॉर्टेंट बनती है कि परीक्षा की दृष्टि से आपसे इनमें से किसी पर भी सवाल पूछा जाए तो आप लोग जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। चलिए तो अगली बात करते हैं। शास्त्रीय गायिका है प्रभा और महाराष्ट्र से इनका संबंध है। खेमका साहब गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है। देखिए इनमें से अधिकांश व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को छोड़कर ऐसे सारे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार जो है वो दिए जा रहे हैं, यानी एक व्यक्ति को छोड़कर सबको यह पुरस्कार मरणोपरांत जो है वो दिए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर 4 लोग जो हैं इनको दिया गया है, जिसमें प्रभा अत्रे जो है, प्रभा अत्रे नाम है इनका, वैसे क्या है? प्रभा अत्रे है, और शास्त्रीय गायन से संबंधित है और महाराष्ट्र से इनका क्या है? संबंध रहा है, महाराष्ट्र से संबंधित रहा है। इनको छोड़कर विपिन रावत साहब हैं, जनरल विपिन रावत साहब है, कल्याण सिंह जी और राधेश्याम खेमका जो गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है, ये वो तीनों व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया गया? मरणोपरांत जो है, मरणोपरांत जो है इस पुरस्कार से क्या किया गया है? नवाजा गया है। मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए जरा अगले सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका भी जवाब आपको देना है और ठीक इसी प्रकार का सवाल है ये वाला भी, ये रहा आपके सामने। क्या है जरा देखिए, यहां है निम्न में से किसे पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको पता होगा पद्म भूषण पुरस्कारों में किन किन का नाम है, इसमें से आपको बताना यह है कि पद्म भूषण पुरस्कार पूर्व में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर जाने जाने वाले गुलाब नबी आजाद साहब हैं। इसके अलावा आपको पता होगा 17 लोग हैं, लेकिन 17 के 17 नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो याद कर लीजिएगा। साइरस पूनावाला है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट से संबंधित है, सत्य नडेला है जो कि सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचई है जो कि सीईओ है गूगल के, और कृष्णा सुचिता एला जो है वो भारत बायोटेक के, यानी वैक्सीनेशन जो है उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को इस बार सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले गुलाब नबी आजाद है। गुलाब नबी आजाद पूर्व में राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। राज्यसभा विपक्ष के नेता जम्मू और कश्मीर से आते हैं, कांग्रेस पार्टी में बड़ा कद माना जाता है किसका? गुलाब नबी आजाद साहब का। उसके बाद राजीव महर्षि हैं, राजस्थान से संबंधित है, आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी। राजस्थान के पूर्व में मुख्य सचिव रह चुके हैं, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के रह चुके हैं, वित्त विभाग में काम कर चुके हैं, केंद्र व राज्य में बड़े विभागों में इन्होंने काम किया, केंद्र और राज्य राजस्थान में बड़े विभागों में काम किया। इसके अलावा पूर्व में CAG यानी कंट्रोल ऑडिटर जनरल भी ये रह चुके हैं, आपको ये पता होगा। केंद्रीय काम पर कई बार इन्होंने राजस्थान से संबंध इनका रहा है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो इनमें से ये तीनों व्यक्ति ये 3 व्यक्ति हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं और यहां पर है राजीव महर्षि, सत्य नडेला है। इन सभी व्यक्तियों को, तीनों व्यक्तियों को क्या दिया गया है? 17 व्यक्तियों को दिया गया। ये 17 याद नहीं करने, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब इंपोर्टेंट है, उन सबको तो याद करना ही है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उसके बावजूद सरकार ने किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं दिखाते हुए अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया है।
गुलाब नबी आजाद जम्मू कश्मीर से, राजीव महर्षि राजस्थान से, सत्य नडेला है वो माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, सीईओ है। यानी इन सभी को पद्म भूषण पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल भी इसी प्रकार का है। क्या है सवाल और देखिए और उसका जवाब दीजिएगा। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ सवाल जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि परीक्षा में जिस दिन सवाल ये आमना सामना हो तो आपका गलत नहीं हो सवाल। निम्न में से किसे पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया जाना है? वही पद्म भूषण से 3 व्यक्ति मैंने अभी आपको याद कराए। देखो बार बार याद करोगे तब याद रहेंगे। 3 व्यक्ति मैंने याद कराए। एक तो गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब याद कराए। इसके बाद आपको एक याद करवाया मैंने अभी अभी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो हैं उनका नाम याद कराया। इसके अलावा एक नाम आपको अभी अभी मैंने जो बताया है वो भी जरा याद करने की कोशिश करिए कि कौन कौन से नाम आपको याद कराएं। गुलाम नबी आजाद मुख्य चेहरा है जिसमें से हमने बात की है। इसके अलावा राजीव महर्षि जो है, राजीव महर्षि राजस्थान से संबंधित है, ये भी आपको नाम याद करना है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को याद करना। 3 तो ये याद हो गए। अब देखिए सुंदर पिचई का नाम आपको याद हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से। साइरस पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है, इन्होंने वैक्सीनेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीरम इंस्टीट्यूट है उससे संबंधित है। विक्टर बनर्जी है, पश्चिमी बंगाल से आती है, ठीक है, फीमेल है, ध्यान रखना। सुंदर पिचई गूगल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगली बात करें तो आपको सबको ये याद होगा, सुंदर पिचई जो है वो सीईओ है गूगल के, ठीक है। सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट से संबंधित है। एक नाम और याद करिएगा, कृष्णा सुचित्रा जो है उसका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है भैया। कृष्णा सुचित्रा एला, यानी कृष्णा पति का नाम है, सुचित्रा उनकी पत्नी का नाम है, भारत बायोटेक से संबंधित है। तो कृष्णा सुचित्रा एला, सुचित्रा एला, ये जो नाम है वो भी याद करना है। किससे संबंधित है? भारत बायोटेक से संबंधित है। भारत बायोटेक जो कंपनी है, बायोटेक वैक्सीनेशन अभियान में इन दोनों कंपनियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोबारा याद करिएगा, गुलाब नबी आजाद, राजीव महर्षि, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, क्या है? सत्य नडेला जो है इनका नाम, 3 नाम ये याद हो गए। उसके बाद सुंदर पिचई गूगल से संबंधित है, साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट से संबंधित है, और विक्टर बनर्जी जो वो पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, क्लास से संबंध इनका रहा है। तो ये सभी नाम याद करने, प्लस इसके अलावा कृष्णा सुचित्रा एला जो है ये भारत बायोटेक से संबंधित है। इन सभी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित होने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ। और भी बहुत सारे नाम है लेकिन आप इतने याद करिए एक बार, ठीक है। 6-7 नाम मैंने याद कराने की कोशिश की, 17 में से 7 नाम तो वो हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से क्या करना है, याद रखना है। हाँ जी, चलिए अगले सवाल पर बात करें। अगला सवाल आपके सामने इसी से रिलेटेड है, वो भी जरा देख लीजिएगा। खूब सारे सवाल मैंने आज पद्म पुरस्कारों से संबंधित लिए हैं ज्यादा, क्योंकि यहां से संभावना है अगर इनमें से एक भी सवाल आपका बन गया अच्छे ढंग से तो आपका बहुत अच्छा फायदा होगा। और सवाल चाहे ऐसे 20 पढ़ा जाए जिसमें से एक भी आने वाला नहीं है तो कोई काम की बात नहीं है। पद्म भूषण पुरस्कार जो 4 मैंने अभी पढ़ाए थे, 4 लोगों को दिए गए। पद्म भूषण 2022 सम्मान प्राप्त कर्ताओं के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। तो मैंने हर तरीके से कोशिश की कि आपके सामने सवाल आ जाए। सुश्री प्रभा अत्रे जो है, सुश्री प्रभा अत्रे, ये कला से संबंधित, कला क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध महाराष्ट्र से, ये बात आपको बता दी है। राधेश्याम खेमका आपको बता दिया कि साहित्य जो गोरखपुर है, गीता प्रेस गोरखपुर जो है, गोरखपुर यहां से संबंधित है। गीता प्रेस गोरखपुर से साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में इन्हें उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, राधेश्याम खेमका। इसके अलावा जनरल विपिन रावत साहब हैं, सिविल सेवा में इनको उत्तराखंड से इनका संबंध है, जनरल विपिन रावत। और सिविल सेवा के क्षेत्र में मैंने ये कहा था, सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया, रक्षा क्षेत्र में नहीं दिया गया। कल्याण सिंह जो है वो लोक कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, और राजस्थान, लेकिन ये बात गलत है, ये कहां से संबंध रखते हैं तो इनका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है, कहां से नहीं है। राजस्थान के हालांकि राज्यपाल रहे हैं लेकिन मूल निवासी कहां के हैं? ये मूल निवासी जो है, ठीक है,
तो यहां पर उत्तर प्रदेश के हैं। अब जरा सुनिएगा, इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया, ये ध्यान रखनी। ये तीनों लोग जो नीचे वाले हैं, इनको यह पुरस्कार क्या दिए गए हैं? मरणोपरांत दिए गए, मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किए गए। यानी टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, उनमें से एक को छोड़ दिया जाए तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या दिया गया? मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। यहां पर इसमें असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कौन सा है? डी असत्य है। डी असत्य इसलिए है कि कल्याण सिंह जी लोक कार्य के लिए तो इनको दिया गया है, लेकिन इनका संबंध जैसे ऊपर वाले हैं, यहां अत्रे जो है इनका महाराष्ट्र से है, और राधेश्याम खेमका का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और विपिन रावत साहब का उत्तराखंड से है। ठीक उसी प्रकार कल्याण सिंह जी का संबंध भी कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। तो ध्यान रखना है 4 जो लोग हैं, इन 4 में से आपको यह भी ध्यान रखना है 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, एक चेहरा ऐसा है जो उत्तराखंड से संबंधित है, और एक चेहरा ऐसा है जो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। तो राज्य भी आपको ध्यान रखने हैं, और इस चुनावी वर्ष में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों का विशेष तौर से इसमें ध्यान रखा गया। अगर सारे पुरस्कारों को देखोगे तो आप इस बात के अंदाजे तक पहुंच सकते हो। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हाल ही में 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। 1971 में इसे भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था, आपको यह बताना है। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले सारे राज्यों के बारे में पढ़ाया था कि कब कौन सा राज्य भारत का बना है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश जो है वो स्थापना दिवस तो इसका 25 जनवरी। अभी और बात करेंगे, राजस्थान के सभी पद्म पुरस्कारों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन 1-2 सवाल मैंने ऐसे बीच में ले लिए हैं। तो आप बताइएगा 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। 1971 में इसे भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश जो है इसे भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था 25 जनवरी 1971 को? 25 जनवरी 1971 को इसे क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, पूर्ण राज्य बनाया गया था इसे। तो यह भारत का कौन सा पूर्ण राज्य बना था जिसने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया था? हाँ जी, चलिए इसमें क्या सही जवाब आप दे सकते हैं तो आप देने की कोशिश करिएगा। मेरे हिसाब से आपका जवाब गलत आ रहा है। अभी इसका सही जवाब 17वां नहीं है मेरे मित्रों। 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को कौन सा राज्य भारत का यह बना था? तो ये 18वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, इसको कंफर्म आप याद रखिएगा। भारत का 18वां राज्य कौन बना? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश जो है वो 1971 में फुल स्टेट का दर्जा इसे क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। लेकिन वर्ष 1971 का था, और भारत का ये कौन सा राज्य बना था? तो 18वां राज्य ये भारत का बना था। तो जो लोग 15वां दे रहे हैं उनका जवाब गलत है, जो 16वां दे रहे हैं उनका भी जवाब गलत है। अधिकांश लोगों का जवाब 17वां आया था, वो भी क्या है? गलत है। तो यह है कौन सा राज्य बना था? 18वां राज्य बना था भारत का 25 जनवरी 1971 को, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? सभी बातें मैंने बताई थी, भारत का एकीकरण कैसे हुआ, और एकीकरण के संदर्भ में अगर आपको याद है ये सारी बातें तो आप आराम से जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। दिल्ली सरकार ने अपने कार्यालयों में किन की तस्वीर लगाने का फैसला किया है? दिल्ली सरकार क्या चाहती है? देखो, ये है दिल्ली सरकार आपकी सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार आपकी सरकार। आप सरकार जो है ना, ये आप सरकार क्या चाहती है? क्या चाहती है का मतलब ये है कि भाई इन्होंने ये कहा है कि अब सरकारी जो कार्यालय है, सरकारी ऑफिस जितने भी हैं, सरकारी कार्यालय जो भी है, कार्यालय, उन कार्यालयों में क्या किया जाएगा? तो इन कार्यालयों में लगाई जाएगी तस्वीर। वो तस्वीर किसकी लगेगी? तो तस्वीर यहां पर किसकी लगेगी सरकारी कार्यालयों में? इन्होंने कहा भाई एक तस्वीर में तो हमारे जो है ना बाबा साहब अंबेडकर जो हैं इनकी तस्वीर लगाएंगे हम, क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अक्सर क्या देखा गया है कि अक्सर देखा गया है कि जो सरकारी ऑफिस होते हैं उनमें किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता की फोटो नजर आती है। तो इन्होंने कहा कि ये सब फोटो हटाओ, इनके स्थान पर अंबेडकर साहब की एक तो फोटो लगानी है, प्लस दूसरा इसके स्थान पर एक फोटो लगानी है शहीद भगत सिंह की। किसकी? शहीद
भगत सिंह की फोटो लगानी है, शहीद भगत सिंह। इन दोनों व्यक्तियों की फोटो लगाई जाएगी सभी कार्यालयों में, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 23 वर्ष की उम्र में इस देश के लिए शहादत दी थी उस व्यक्ति की फोटो हम लगाएंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि देश के लिए समर्पित होकर काम करना है, देश के लिए काम करना है। जिस व्यक्ति ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने 23 वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, तो हम जैसे लोग जो है वो प्रेरणा ले पाए। तो इसलिए इन दोनों व्यक्ति जो है इनकी तस्वीर जो है वो सरकारी कार्यालयों में लगाई जाएगी। ये किसने कहा है? तो यह कहा है मफलर वाले भाई साहब केजरीवाल ने। ठीक है, ये केजरीवाल सरकार जो है उसका क्या आया है? ऑर्डर आया। तो अरविंद केजरीवाल की फोटो नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, कोई भी नेता कभी भी आदेश जारी नहीं करेगा कि मेरी फोटो लगाई जाए, सिवाय मायावती को छोड़कर। ठीक है, ये जो है वो ए व बी दोनों जो है, ए व बी दोनों सही है। भगत सिंह और बी आर अम्बेडकर साहब जो है, दिल्ली सरकार ने अपने सभी कार्यालयों में इनकी फोटो जो है वो लगाने के बारे में क्या कहा है? आदेश जारी किया है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। हाल ही में जेवेलिन थ्रो खिलाड़ी जो है वो नीरज चोपड़ा है, और नीरज चोपड़ा को 2 सम्मान एक साथ प्राप्त हो गए हैं भाई। तो आपको बताना है कि हाल ही में जेवेलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से संबंधित है, कहां से संबंधित है? हरियाणा, हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, कौन सा सम्मान देने की घोषणा अभी हाल ही में सरकार ने इनको की है? जेवेलिन थ्रू है, और आपको पता होगा टोक्यो जो ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक, इस टोक्यो ओलंपिक जो है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो स्वर्ण पदक इन्होंने क्या किया था? हासिल किया था। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का क्या किया? नाम रोशन किया। तो इनको कौन सा सम्मान देने की घोषणा सरकार ने की है? तो देखिए, एक तो सरकार ने की है पद्म श्री इनको दिया जाएगा। इसके अलावा सेना के जो मेडल हैं उनमें परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो भी दिए जाएंगे। तो इनको परम विशिष्ट सेवा, पहले भी विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिल चुका है, अब पद्म श्री तो अलग से, ये तो नागरिक सम्मान है। ये क्या है? नागरिक सम्मान है। ये नागरिक सम्मानों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये वीरता पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है, वीरता पुरस्कार के अंतर्गत, वीरता पुरस्कार के अंतर्गत इनको दिया जाता है। तो एक तो परम विशिष्ट सेवा मेडल, सेना में रहकर काम करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है, और यह नागरिक सम्मान के तौर पर इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये दोनों पुरस्कार इनको अभी हाल ही में दिए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि ये अभी पुरस्कार ग्रहण नहीं किए इन्होंने। तो नीरज चोपड़ा, पानीपत हरियाणा से इसका संबंध है। भाला फेंक है, भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है 7 तारीख को। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इंपोर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी परीक्षा के लिए क्या इंपोर्टेंट हो सकता है वो देखिए। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस जो चैंपियनशिप है वो किसके द्वारा जीती गई है? बताओ जरा। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई? राष्ट्रीय है, इसका मतलब भारत के किसी राज्य ने जीती होगी। राष्ट्रीय महिला आइस है, 9वीं प्रतियोगिता है, और हॉकी चैंपियनशिप है। तो हाल ही में यह किसने जीती है यह आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर ने, लद्दाख ने, उत्तराखंड ने। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी ये दोनों यूटी हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य है और इसने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना था। 18वां राज्य बना था, ये राज्य बना। इसको 18वां राज्य का पूर्ण दर्जा जो है वो प्रदान किया गया, पूर्ण राज्य इसको बनाया गया था 1971 में। ठीक है, चलिए इसके बाद है उत्तराखंड। ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश से इसको अलग किया गया था। आपको ये भी पता है उत्तराखंड जो यूके है, यहाँ पर अभी क्या होने हैं? विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ अभी क्या होने हैं? विधानसभा जो है, इस विधानसभा के क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका लद्दाख है। क्या है? लद्दाख आपका सही जवाब है। और आपको पता होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर और ये वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में प्रथम जो है वो सुशासन सूचकांक जो है, सूचकांक वो गृह मंत्री द्वारा जारी किया गया था। सुशासन सूचकांक 2022 जो है वो क्या किया गया था? एकमात्र यूटी है जिसके द्वारा इसे जारी किया गया, उसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं।
हाँ, हिमाचल प्रदेश में हुई है और लद्दाख ने इसे जीता। आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन इसका हिमाचल प्रदेश में किया गया है और इसे जीता किसने है? तो इसको जीता है लद्दाख क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये भी अच्छा सवाल है। नेपच्यून स्ट्राइक जो है 2022 समुद्री युद्धाभ्यास का संबंध किस संगठन से है? ये जिसने हाल ही में अपना अभ्यास आरंभ किया है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 जो समुद्री अभ्यास है उसका संबंध किस संगठन से है जिसने हाल ही में आरंभ किया है अपना यह नेपच्यून स्ट्राइक अभ्यास? आरंभ किया है कौन सा अभ्यास? नेपच्यून 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 यहां पर नेपच्यून इसका पूरा नाम है नेपच्यून युद्धाभ्यास। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 ये अभ्यास अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपको पता होगा एक तो रूस है और रूस और यूक्रेन जो है, ठीक है, यहां पर ये विवाद जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। रूस और यूक्रेन का विवाद जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने अपनी और ब्रिटेन ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। युद्ध की इन स्थितियों को देखते हुए इन दोनों के बीच में, यानी रूस कभी भी इस पर आक्रमण कर सकता है, इसकी सेना भी अभ्यास कर रही है और यूक्रेन भी इसके लिए तैयार है, दोनों पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए नाटो जो संगठन है, नाटो एक सैन्य संगठन है, ध्यान रखना है, नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। इस नाटो के द्वारा क्या कर दिया गया है? अपना एक इस प्रकार का अभ्यास जो है वो शुरू कर दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है 1949 से संबंधित है ये वाला, और ये नाटो जो है इसने अपना क्या कर दिया है? अभ्यास शुरू कर दिया। कभी भी इन दोनों को कंट्रोल करने की स्थिति आए तो हम इसकी स्थिति में रहेंगे। आसियान के बारे में आपको बताया था, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे देश जो है वो आसियान देशों के नाम से क्या किए जाते हैं? जाने जाते हैं। और दक्षेश जो है वो आपका दक्षिणी एशियाई देश है, भारत और इसके पड़ोसी देश इसमें शामिल है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? नाटो। इसमें अफगानिस्तान जो है वो, अफगानिस्तान ऐसा देश है जो 2007 में जिसको क्या किया गया था? शामिल किया गया। 2007 में इसे शामिल किया गया था इसमें। इसके अलावा इसमें भारत है, भारत के अलावा इसमें नेपाल है, नेपाल के अलावा इसमें श्रीलंका है, श्रीलंका के अलावा इसमें आपका भूटान है, भूटान के अलावा इसमें बांग्लादेश है। ये सारे देश जो है, बांग्लादेश है, ये सारे देश जो अपने पड़ोसी देश जो है वो दक्षेश के अंतर्गत क्या है? शामिल है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? नाटो है। नाटो सैन्य संगठन इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, अगले सवाल पर क्या है। हाँ, काठमांडू जो है यहां पर इसका स्थापना जो है वो ध्यान रखिएगा अलग जगह हुई है और मुख्यालय जो है वो अलग जगह है। अगला सवाल और 10वां सवाल आपके सामने जो है वो भी बहुत ही शानदार सवाल है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है जरा देखिएगा। राष्ट्रपति के सुरक्षा बेड़े में शामिल किस घोड़े को 26 जनवरी 2022 को रिटायर कर दिया गया, जिसने सेना में विशिष्ट सेवा के लिए प्रशंसा प्राप्त करने वाले पहले घोड़े के रूप में उसे जाना जाता है? यानी राष्ट्रपति की सुरक्षा में शामिल एक ऐसा घोड़ा है जो अपने पशुत्व का नहीं बल्कि नागरिक सम्मान के तौर पर, यानी जिस प्रकार नागरिक का सम्मान किया जाता है ठीक उसी प्रकार उसका सम्मान किया गया, और वो थल सेना में प्रगति जो प्रशस्ति है उसको प्राप्त करने वाला भी पहला घोड़ा है, विशिष्ट सेवा के लिए प्रशंसा प्राप्त करने वाला भी पहला घोड़ा है। उस घोड़े का नाम आपको बताना है। हाँ रे, ठीक है, उस घोड़े का क्या करना है? नाम बताना है। क्या नाम है? संग्राम है, अशोक है, विराट है, जगुआर है? जगुआर है, ठीक है। तो उस घोड़े का नाम बताइए जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के बेड़े में शामिल था, लेकिन उसे 26 जनवरी 2022 को क्या कर दिया गया? रिटायर कर दिया गया है। उसे थल सेना पुरस्कार जो है वो भी प्राप्त हो चुका है और उसकी विशिष्ट सेवा के लिए सेना में प्रशंसा प्राप्त करने वाला वह पहला घोड़ा है जिसको अभी हाल ही में देखा होगा आपने, अगर टीवी पर देखा है तो राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री ने और हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन सब ने क्या किया है? उस घोड़े को दुलार कर विदा किया है। तो ऐसे घोड़े का आपको क्या बताना है? नाम बताना है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। थल सेना प्रशस्ति भी उसे क्या है? प्राप्त है। तो इसका सही जवाब है विराट घोड़ा जो है वो आपको देखना है। इसका सही जवाब क्या है? विराट घोड़ा। थल सेना प्रशस्ति इसे प्रदान की जा चुकी है। प्रशस्ति कब प्रदान की गई थी? तो 15 अगस्त को इसे प्रदान की गई थी।
15 अगस्त को ही, पिछला जो 15 अगस्त गया उस 15 अगस्त को थल सेना प्रशस्ति से भी इसे क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ऐसे घोड़े का नाम क्या है, विराट है, नाम ही विराट है। चलिए विराट नाम सही है। और संग्राम जो है, संग्राम जो है वो किसका नाम है, ऊंट का नाम है। जो 26 जनवरी की परेड आपने देखी है उसमें सबसे आगे का जो ऊंट था वो राजस्थान के बीएसएफ से संबंधित है। राजस्थान क्षेत्र में पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो बीएसएफ काम करती है और उस बीएसएफ से संबंधित है। राजस्थान से कुल मिलाकर 100 ऊंट यहां से गए थे, जिसमें से 40 ऊंट एक जगह से, 60 ऊंट एक जगह से गए थे। जैसलमेर और जो हमारा जोधपुर का क्षेत्र है यहां से इन ऊंटों को भेजा गया। और ऊंट दस्ते का जिस ऊंट ने नेतृत्व किया था उस ऊंट का नाम क्या था, संग्राम ऊंट था। संग्राम ऊंट था, उसमें जगुआर नाम के कई इस प्रकार के ऊंट शामिल थे, लेकिन नेतृत्व किसने किया था, तो संग्राम ऊंट ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अब राजस्थान से संबंधित पद्म पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिए गए उन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको मैंने भारत के संदर्भ में बता दी है सारी बात कि भैया याद रखना 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 17 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 107 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अब देखिए पहला जो 4 नंबर वाले पॉइंट है इसमें किसी भी राजस्थानी को पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, ये याद कर लीजिएगा। पहला जो पॉइंट है उसमें 4 व्यक्तियों में कोई राजस्थान का व्यक्ति शामिल नहीं है। दूसरे व्यक्ति हैं, इसमें है पद्म विभूषण, पद्म भूषण सॉरी क्या है, दूसरे में है पद्म भूषण। इन पद्म भूषण पुरस्कारों में राजस्थानी शामिल है, पद्म भूषण में राजस्थानी शामिल है। कितने राजस्थानी अभी बात करेंगे। इसके बाद है पद्म श्री, पद्म श्री में भी राजस्थान का महत्व है, यहां भी राजस्थान है, ठीक है, यहां भी राजस्थान है, यहां भी क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान राजस्थान है धुरारो। अब आपको इसमें सही जवाब बताना है, सवाल आपके सामने है। पद्म पुरस्कार 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित होने का अवसर मिला है, तो कितने व्यक्ति, किससे पूछा है, राजस्थान से पूछा है। ये इसको राजस्थान का सोचकर आपको जवाब देना है। पद्म पुरस्कार 2022 में राज्य के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, राज्य के कितने व्यक्तियों को, राज्य के कितने व्यक्तियों को क्या दिया गया है, पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपको यह बताना है। पद्म श्री सम्मान राजस्थान के कितने व्यक्तियों को मिला है यह आपको बताना है। तो देखिए भैया मैं आपको 2 बात बता रहा हूं, आप जरूर ध्यान करिएगा इसको। एक तो है अवनी लखेरा, अवनी लखेरा का नाम आपने सुना होगा, अवनी लखेरा या लेखरा, ठीक है, ये नाम आपने सुन रखा होगा। इसके अलावा एक नाम है रामदयाल, रामदयाल शर्मा, रामदयाल क्या है, शर्मा, राम है, दयाल है, शर्मा है। राम है वो दयालु है, तो याद कर लीजिएगा रामदयाल जो है उसको दिया गया है। इसके अलावा चंद्र जो है वो प्रकाश देता है, तो चंद्र प्रकाश जो है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी इनका नाम है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। नाम का रट्टा मार लेना, राजस्थान का कोई पेपर दे लेना, पीछे वाले अभी तक पूछे जा रहे हैं तो अब वाले आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। मेरे दोस्तों आप इस बात को भूलना मत, आप इनको जहां कहीं भी उठो बैठो याद करो, एक सवाल आपका पक्का हो जाएगा आगामी पेपर में। चलिए यहां है पद्म पुरस्कार 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो कितने व्यक्ति है गिन लो भैया, 3 व्यक्ति हैं। इन 3 व्यक्तियों को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपसे पूछे राजस्थान के कितने व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो आपको जवाब देना है 2 कौन कौन से हैं, तो एक तो याद करना है देवेंद्र झाझड़िया को, देवेंद्र क्या है, झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा मेरे मित्रों आपको अभी अभी बताया था राजीव महर्षि जो है वो भी राजस्थान से संबंधित है, राजीव महर्षि ये भी राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं पूर्व में, और इसके अलावा सीएजी भी रह चुके हैं। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया राजस्थान के, और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां याद करना बहुत आसान है, अवनी लेखरा का संबंध खेल जगत से जुड़ा हुआ है, राम है वो दयालु है, चंद्र है वो प्रकाश देता है, तो चंद्रमा से प्रकाश लेना है, राम से दया भाव लेना है, और अवनी लखेरा से शूटिंग सीखनी है कि भाई कोई मिल जाए तो उसके गोली निकाल दें, ऐसा आप जो है वो सीखेगा कि निशाना लगाना सिखा दो हमें तो बस।
जब निशाना भी लगाना सीख लिया, फिर राम से दया भी सीख ली और चंद्रमा ने जब प्रकाश दे दिया तो आप मोहित हो गए और आपको मिल गया पद्मश्री सम्मान। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये मिला है, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण मिला है, टोटल 5 व्यक्ति राजस्थान से आ गए इसमें शामिल। पद्म पुरस्कार जो है, कितने व्यक्तियों को राजस्थान से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। मैंने पूरी बात इसको समझाने की कोशिश की है। तो पहली कैटेगरी में कोई राजस्थानी शामिल नहीं है, दूसरी में राजस्थान के 2 चेहरे शामिल हैं, तीसरे में राजस्थान के 3 चेहरे शामिल है। इसका मतलब टोटल मिलाकर 5 चेहरों को इसमें शामिल किया गया। नाम भी याद कर लीजिएगा, इसमें देवेंद्र झाझड़िया, इसमें राजीव महर्षि पद्म भूषण से सम्मानित, अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये सब शामिल है। इन दोनों को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, कला क्षेत्र में इनको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। चलो भाई चलो आगे चलो। अब देखो अगले को जवाब थे आराम उदेश को मन बेरो है के है, सवाल पढ़ो और जवाब दो। निम्न में से राज्य के किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है? बोलो, निम्न में से राज्य के किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है? बहुत सोच समझकर सवाल बनाया है और ध्यान से जवाब देना है। ढंग से क्या करना है? जवाब देना है मित्रों। ऐसे नहीं कि भाई एल टप्पा नहीं मारना है, एल टप्पा मारोगे तो जवाब भी एल टप्पा में मिलेगा आपको। हाँ जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा जो है, इन दोनों को कला क्षेत्र में सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना, कोई संगीत वंगीत मत टंगा देना भैया, ठीक है? कला क्षेत्र ही आपको क्या करना है, इसका सही जवाब करना है। बाकी न्यूज़पेपर की मैं आपको कटिंग भेजता हूं टेलीग्राम पर, आपको वो मिलेगी, तो आप उसको ढंग से पढ़िएगा, पूरे को डिटेल से पढ़िएगा। बाकी फिर अपना नोट्स जो है वो उसको अच्छे से तैयार करिएगा। फिर आपको जो पत्रिका आती है कोई भी, वो खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब उसी में वैसा का वैसा छपा होता है। तो अभी देखो, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जवाब दे रहे हैं, उनका भेजा खराब हो चुका है। ये जवाब इसका नहीं होगा भैया, ये इसलिए नहीं होगा, मैंने ऊपर साफ शब्दों में लिखा है पद्मश्री सम्मान, और अभी अभी बताया कि भाई साहब देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। पद्मश्री से तो पहले ही सम्मानित किए जा चुके हैं देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है? राज्य के किस खिलाड़ी को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाना है? तो इनको पद्मश्री पहले से मिला हुआ ही है, तो अभी पद्म भूषण दिया जाना है। अवनी लखेरा को अभी क्या दिया जा रहा है? पद्मश्री सम्मान जो है इसको सम्मानित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो अवनी लेखरा है। टोक्यो ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने जीता है, एक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, एक इन्होंने ब्रोंज जो मेडल है वो ब्रोंज मेडल प्राप्त किया है। तो 2 मेडल जो है वो इन्होंने जीते हैं टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत। और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोबारा देख लो, अभी अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ है प्री का, उस वीडियो के प्री के एग्जाम में प्रत्येक पारी में सवाल आए हैं, यानी अवनी लखेरा पर प्रत्येक पारी में सवाल आए हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आएगा, निश्चित आएगा, और आया है। हर पारी में सवाल, जितनी पारी हुई है वीडियो की उन सब में आया है। अभी भी कह रहा हूं, ये सब पद्म पुरस्कार याद कर लेना, आगामी पेपर में आएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। बेटों को बचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अवनी लेखरा जो है ये राजस्थान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है? हाँ, तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आपको याद हो गई है। अगले सवाल पर ध्यान रखना है, क्या है जरा देखिए सवाल। निम्न में से किस कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है? किसे कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है? सवालों को बहुत सोच समझकर और अच्छे ढंग से मैंने तैयार किया है। आप इसी ढंग से अगर याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगी बातें। निम्न में से किसे कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया है? अब वो संगीत वंगीत कुछ नहीं है, इस बार ध्यान रखना। राजस्थान में ना तो सामाजिक क्षेत्र में है, ना संगीत क्षेत्र में है, सिर्फ खेल क्षेत्र में है और कला क्षेत्र में, 2 ही क्षेत्र में दिए गए। एक तो कौन सा है? खेल जगत है। खेल जगत में अवनी लेखरा को पद्मश्री दिया गया है, और एक आपको ध्यान रखना है किस में, एक दिया गया है यहां पर कला क्षेत्र में, और 2 जो दिए गए हैं पद्म भूषण, वो भूषण भी खेल क्षेत्र में दिया गया। एक दिया गया है सिविल सेवा में, CIVIL, सिविल सर्विस जो है, उस सिविल सर्विस के लिए किसको दिया गया?
तो वो सिविल सेवा के लिए दिया गया राजीव महर्षि साहब को। तो याद करने की जरूरत नहीं है, पद्म श्री में भी खेल है, पद्म भूषण में भी खेल है, इधर कला है और इधर सिविल सेवा है। तो पद्म श्री जो है वो आपको कला क्षेत्र में किस किस को दिया गया है, पद्म श्री खेल क्षेत्र में तो दिया गया है भाई अवनी को, किसको, अवनी को। बच गए 2 आदमी, तो क्या क्या याद करना है, राम पर दया करनी है, राम पर क्या करनी है भैया, राम पर तो दया करनी है, और चंद्र जो है वो आपको क्या देगा, प्रकाश देगा, चंद्र से प्रकाश प्राप्त करना है। तो ये दोनों नाम जो है, इन दोनों व्यक्तियों को कला क्षेत्र में सम्मानित किया जा रहा है। तो ठीक है सर, क्लास का टाइम क्या है, क्लास का टाइम भैया ठीक 5:15 बजे है, 5:15 बजे हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, राम पर दया करनी है, चंद्रमा प्रकाश देगा, दोनों के प्रकाश को लेकर आपको कला में समाहित कर देना, यानी इस बार आपका सी ऑप्शन सही होगा, इसमें सी ऑप्शन आपका इस बार क्या होगा, सही होगा, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे मित्रों ये शायद याद हो गया, ठीक है। सर क्यूज स्टार्ट क्यों नहीं होता है, आपने वो बोट वाला नहीं कर रखा होगा इंस्टॉल, जिन्होंने जो क्विज बोट नाम से आता है, वो क्विज बोट आपके उसी टेलीग्राम चैनल में होता है, उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। वो अगर आपने नहीं कर रखा है ज्वाइन, या फिर उसी में अंदर शामिल है वो, उसको अगर शामिल करोगे तब वो क्विज आप वाले में ओपन होगा, यानी खुलेगा। तो आपको पहले क्विज बोट जो है उसको आरंभ करना पड़ेगा, अपने टेलीग्राम चैनल की जो सेटिंग है उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपका खुलेगा। और मैंने वीडियो के लिए आपके हाईकोर्ट एलडीसी जो है उसके लिए इंग्लिश के जो 10-10 क्वेश्चन जो दिल्ली हैं, 10-10 और 5 यानी कितने सवाल हो गए, 25 सवाल अंग्रेजी के रोजाना आपके सामने आ रहे हैं। और इसी प्रकार आज और कुछ भी आरंभ करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका सही जवाब आ गया है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो मेरे हिसाब से ये तो बच्चा जानता है पूरे राजस्थान का, और आएगा ये सवाल आगामी परीक्षाओं में। पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले में है, किस जिले से। पूर्ववर्ती परीक्षाओं में ऐसे सवाल कई खिलाड़ियों पर पूछे जा चुके हैं, उसको देखकर मैंने ये सवाल बनाया। इनका संबंध जो है वो किस से संबंधित हो, तो जेवेलिन थ्रू भाला फेंक जो है, जेवेलिन थ्रू जो है उससे संबंधित है। भाले को क्या करो, फेंको, भाला फेंक जो है उससे संबंधित है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक, पैरा खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना। इसके अंतर्गत इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जो मेडल है वो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। कुल मिलाकर ओलंपिक में इनके 3 पदक हो गए। ओलंपिक में कुल मिलाकर इनके पदक कितने हो गए, 3 पदक इनके पास हो गए। पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया, पद्म भूषण से सम्मानित इनको इस बार किया गया है, जो कि दूसरा सम्मान है, ठीक है। पद्म विभूषण फिर पद्म भूषण है। और खेल जगत में इनको सम्मानित किया गया। राजस्थान के इनका संबंध राजस्थान के चूरू जिले के तहसील है जिनका नाम है सादुलपुर। कौन सी तहसील है, सादुलपुर तहसील है, ध्यान रखना, सादुलपुर तहसील है। और इसे राजगढ़ भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, राजगढ़ भी कहा जाता है। अलवर वाला राजगढ़ नहीं है, ध्यान रखना। सादुलपुर जो है इसे राजगढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक ढाणी पड़ती है जिसका नाम है झाझड़ियों की ढाणी। क्या है, झाझड़ियों की ढाणी, झाझड़ियों की ढाणी इस इनके गांव का नाम है। इसे अन्य एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप इतना याद रखो, इतनी गहराई से आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, चूरू जिला है, सादुलपुर। झाझड़ियों की ढाणी इनका गांव है, सादुलपुर के पास में ये गांव पड़ता है। और वर्तमान में इनका निवास स्थान अगर पूछा जाए तो राजस्थान के जयपुर में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो गंगानगर नहीं है, जालोर नहीं है, बाड़मेर नहीं है, इसका सही जवाब है ये। चलिए हाँ, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी पद्म भूषण से सम्मानित जो सम्मान है उसी से संबंधित मैंने सवाल आपके सामने रखा है। सवाल देखिएगा क्या है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रदेश के राजीव महर्षि को किस क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो मैंने सब तरीके के सवाल उठाने की आज कोशिश की है, ताकि एक एक बात आपके सामने आ जाए, तो फिर कभी आप भूलो नहीं इन बातों को। और फिर मैं रोजाना इन सब चीजों को रिपीट करता रहूंगा तो आपको याद रह जाएगा। राजीव महर्षि है, तो मैंने बात आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बता दिया। राजीव महर्षि साहब जो है, इन राजीव महर्षि साहब को सम्मानित किया गया और राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा सीएजी का पद इन्होंने सुशोभित किया है। इसके अलावा राज्य और केंद्र में विभिन्न विभागों में इन्होंने सचिव के पद पर क्या किया है, काम किया है।
तो इनको किस क्षेत्र में सम्मान दिया गया, यानी पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया? तो मैंने ये कहा था राजस्थान में खेल याद करो, राजस्थान में खेल याद करो, राजस्थान में कला याद करो, राजस्थान में सिविल सेवा याद करो, सिविल सर्विस जो है उसको याद करो। बस इतने क्षेत्र में राजस्थानियों को सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये पद्मश्री दिए गए, ये पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए। तो आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब सामाजिक क्षेत्र नहीं है, ध्यान रख लेना है। पहला ही ऑप्शन दिया है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में नहीं करना है। कला क्षेत्र में राजस्थान के 2 व्यक्तियों को सम्मानित होने का अवसर मिला है। एक तो क्या करना है आपको, राम आप पर क्या कर देंगे, दया कर देंगे। तो रामदयाल शर्मा जी जो है इनको कला क्षेत्र में दिया गया। एक चंद्रमा से आपको क्या करना है, चंद्रमा से आपको प्रकाश करवाना है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब जो है इनको दिया गया है, द्विवेदी। ये दोनों के दोनों जो है ये किस क्षेत्र में दिया गया, इनको कला क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, सिविल सर्विस जो है, इस सिविल सर्विस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप सभी मित्रों को ये सारी बातें मेरे हिसाब से आज की क्लास में जो मैंने बताई है, निश्चित तौर पर यहां से आगामी परीक्षाओं में सवाल आएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो स्पेशल के लिए, वीडियो और किसके लिए, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आप सब लोगों के लिए कुछ स्पेशल जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनके भी मैं वीडियो अब आपसे अलग से उपलब्ध कराऊं। तो ऐसी मेरी कोशिश है। क्या ऐसा करना चाहिए? अगर हाँ तो करेंगे, अगर ना तो नहीं करेंगे। आप जैसा भी परमिशन प्रदान करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आगे काम करेंगे। तो आप अपनी सहमति या असहमति जरूर दर्ज करा दे, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए 15 सवालों पर बात की। निश्चित कह रहा हूं आगामी परीक्षा में इसमें से 1 या 2 सवाल आपकी परीक्षाओं में आएंगे। अगर अलग अलग पारी में आपका कोई पेपर है तो उन अलग अलग पारियों में निश्चित तौर पर यहां से सवाल आने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आप सभी मित्रों को बातचीत, कल की क्लास में वापस मिलते हैं, कुछ नए तरीके के सवाल लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल वापस मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।